गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल हम देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन। जैसे पहला आर्टिकल कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे कोऑपरेटिव कब फॉर्म हुई थी, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरा आर्टिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से, ब्रिक्स से रिलेटेड और वोटर लिस्ट में बिहार की क्या-क्या चेंज हुआ है। कुछ एमसीक्यूज हमारे द्वारा देखे जाएंगे, जैसे कोऑपरेटिव कब फॉर्म हुई, और ये सब एमसीक्यूज देखे जाएँगे। एफडीआई और एफपीआई किस तरह से डिफरेंस रखती है। तो पहला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं कोऑपरेटिव के बारे में। देखो, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड भी मिनिस्टर हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है टू इम्प्रूव दी कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव के बारे में उन्होंने क्या कहा, कोऑपरेटिव्स नीड न्यू वर्क कल्चर, मतलब कोऑपरेटिव के लिए न्यू वर्क कल्चर चाहिए ताकि कोऑपरेटिव जो है अच्छे से काम कर सकें। तो पहले हम जान लेते हैं। देखो, डेफिनिशनल स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोऑपरेटिव पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक डेफिनिशन कोऑपरेटिव होती क्या है। जैसे बच्चों की फॉर्म में, बच्चों की फॉर्म में कैसे? जैसे मान लो 50 यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और बुक्स बहुत महँगी मिल रही हैं। वो लोग बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? यही 50 लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगे और कुछ मनी की सहायता से क्या करेंगे कि थोक रेट का मतलब इकट्ठी बुक ले लेंगे, जिससे वो बुक्स जो है उन्हें सस्ती पड़ेंगी। तो ये 50 लोग बुक्स को लेकर उसको खुद तो रीड करेंगे ही करेंगे, यही बुक्स की एक लाइब्रेरी बना देंगे और अदर बच्चे जो है इनको 50 लोगों को इसको इसका पैसा देंगे। और ये जो पैसा आएगा, इसी से क्या है, और बुक्स खरीदी जाएँगी और इन कोऑपरेटिव का इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह की बेसिक डेफिनिशन आपको पता ही होना चाहिए। तो ये कोऑपरेटिव होती हैं। कोऑपरेटिव में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव में पैसे के आधार पर वोटिंग व्यवस्था नहीं होती है। 1 मेंबर 1 वोट होता है, ये याद रखना आप, पहली चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोऑपरेटिव जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है? स्टेट लिस्ट में आने का मतलब क्या है? देखो, हमारे 8th शेड्यूल में 7th शेड्यूल में बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हैं। तो वो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट मान लो साइबर क्राइम हो गया, जैसे सब्जेक्ट मान लो मैरिज हो गया, जैसे सब्जेक्ट मान लो फूड हो गया। तो इसमें क्या है, जो लिस्ट डिवाइड है वो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर कोऑपरेटिव आता है। अब क्या हुआ, रिसेंटली क्या हुआ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में कोऑपरेटिव में कुछ चेंजेस किए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि जो कोऑपरेटिव में धांधली हो रही है, देखो क्या होता है, कोऑपरेटिव खुद तो पैसा आपस में देते ही देते हैं। जैसे मान लो ये कोऑपरेटिव बैंक है, कुछ मेंबर्स की, 50 लोगों की मान लो। अब ये 50 लोग आपस में एक-दूसरे को पैसा दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मगर ये कभी-कभी बाहरी मेंबर को भी पैसा देते हैं ताकि कोऑपरेटिव को इंटरेस्ट मिलता रहे और लोगों का भला होता रहे। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता था, कोऑपरेटिव में बहुत सारी धांधली देखने को मिलती थी। क्या होता था, ये पैसा जो है किसी को दिया नहीं जाता था, केवल कागज़ी आधार पर होता था और इस पैसे का मिसयूज़ होता था। कभी-कभी ये बाहरी लोग होते ही नहीं थे, तो ये पैसा मर जाता था। मर जाने का मतलब पैसा रिटर्न ही नहीं आता था। तो इसलिए 2021 के करीब, 2022 के करीब कोऑपरेटिव में चेंज हुए और कोऑपरेटिव को आरबीआई के रेगुलेशन में लाया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट को सेंट्रल क्या है, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। तो सेंटर ने क्या चेंज लाया कि भाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का क्या मतलब है, जो एक से ज्यादा जगह पर हैं। ज्यादा जगह का क्या मतलब है, जैसे एक स्टेट में ये कोऑपरेटिव है जिसका नाम है न्यू बैंक कोऑपरेटिव, मान लेते हैं एनबीसी, और दूसरे स्टेट में एनबीसी है, तो ये मल्टी स्टेट में हो गई। तो इसको क्या है, आरबीआई रेगुलेट करेगी और समय समय पर सेंटर जो है इस पे लॉ बताएगी। तो ये बेसिक चीज थी कि कोऑपरेटिव होती क्या है। ये बेसिक, जब आप डेफिनिशनल अप्रोच से जाते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी करीब आपको सक्सेस आती हुई दिखेगी, ठीक है? तो मैंने ये कोऑपरेटिव के बारे में आपको बता दिया। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में। अब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि आपको कोऑपरेटिव फॉर्म करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया और एक आर्टिकल डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया। डीपीएसपी एसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डीपीएसपी दिए जाते हैं स्टेट को कि आप अच्छे से गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करें। तो क्या है इसमें, क्या है आर्टिकल 43 बी के अंदर बताया गया कि आप कोऑपरेटिव को प्रमोट करोगे गवर्नमेंट को। और एक पार्ट इंक्लूड किया गया पार्ट 9 बी। पार्ट 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 9 ए जो है वो म्युनिसिपालिटी से रिलेटेड है और पार्ट 9 बी जो है कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से याद करते हैं। अगला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, स्टेट लिस्ट में आती कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है उसको रेगुलेट और उसकी वर्किंग जो है सेंटर और आरबीआई के द्वारा देखी जाती है। ये चीजें बता दी। अब आप मैंने इसके जो नोट्स बनाए हैं वो देख लो। देखो वीडियो लाने में डिले इसीलिए होता है कि अगर आपको फ्रंट पेज की न्यूज़ अच्छे से चाहिए तो भाई वेट तो करना पड़ेगा। अगर आपको ओवरव्यू चाहिए अदर चैनल की तरह तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है? अब हाउ डिड कोऑपरेटिव्स इवॉल्व इन इंडिया? कैसे इवॉल्व हुई? ठीक है? कोऑपरेटिव मैंने आपको बता दिया ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच होती है, कंट्रोल ओन्ड और रन की जाती है उनके द्वारा, जिसमें कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड को पूरा किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक क्या है कि भाई मुझे मेरी लड़की की शादी करना है, लोन दे दो आप। मैं धीरे-धीरे आपको चुका दूँगा, कम इंटरेस्ट होगा। तो और जो मेंबर हैं वो भी ऐसा करते हैं। इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है। लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये वर्ड याद रखना। मैंने लार्जेस्ट नहीं कहा भाई यहाँ पर, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है इंडिया में। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है। जैसे 20% एग्रीकल्चर लोन में होता है यूज, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में 31, शुगर प्रोडक्शन में 13%, बीट प्रोडक्शन में 20%, पैडी में। ये बेसिक चीज है, लर्न नहीं करना है, केवल पढ़ लेना है। क्या होता है जैसे कोऑपरेटिव क्या होती है, एग्रीकल्चर लोन देती हैं किसानों को, तो उसमें इसका यूज होता है। फर्टिलाइजर भाई कोऑपरेटिव के द्वारा बहुत सारी फर्टिलाइज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे आपको ये जो हमारी फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन की एक, याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर उसका ऑफ़िस है, तो उसको वो भी एक कोऑपरेटिव की तरह वर्क करती है। जैसे हमारा अमूल ले लो, अमूल क्या है? दूध से रिलेटेड एक कोऑपरेटिव है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक अमूल कोऑपरेटिव बनाई, अब वो दूध बेच रही है, उसका प्रॉफ़िट आ रहा है तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यही सब चीज़ है, ठीक है? आगे क्या बताया गया? प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या था कोऑपरेटिव? देखो फर्स्ट कोऑपरेटिव एक्ट जो है ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। क्या आया? फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस इरा में क्या होता था? पहले तो इंडियन फेमाइन कमीशन बना 1901 में। उसने क्या किया? फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट एक्ट बनाया 1904 में, ठीक है? इसमें अमेंडमेंट हुआ 1912 में। क्या है? कुल मिला के ये कोऑपरेटिव को प्रमोट करने का एक तरीका था। इसमें क्या करते, जमींदार लोग अपना पैसा मिलाते थे और वो जो है उसको खुद तो बेनिफिट उठाते ही उठाते थे, गरीबों को भी एग्रीकल्चर लोन देते थे, ठीक है? इस तरह की चीज होती। मैकलैगन कमेटी आई 1915 में। मैकलैगन कमेटी ने क्या कहा कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये फाइनेंशियली साउंड है या इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं है। मतलब साउंड का मतलब यहाँ पर ये है कि अच्छे से वर्क कर रही है कोऑपरेटिव, नहीं कर रही है, गरीबों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस तरह की बात यहाँ पर की गई। अगली बात क्या हो गई बताई गई, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के तो तीनों कोई भी याद मत करो, बस ये याद कर लो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था 1919 में, ये हमने डिस्कस भी किया था। इसमें बताया गया है कि कोऑपरेटिव जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर आएगी। भाई स्टेट सब्जेक्ट इन्होंने पहले ही प्रोविंसेस में डाल दिया था। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी जो कोऑपरेटिव थी वो किसके अंदर थी? स्टेट के अंदर थी, प्रोविंसेस के अंदर थी और आगे जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तब भी उसे स्टेट के अंदर डाला गया। तो ये चीज़ें थी। अगला फ्रंट पेज का आर्टिकल एक और देख लेते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर इसमें कोई भी चीज़ छूटेगी तो हम फ्यूचर में उसे दोबारा से इंक्लूड करेंगे। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कुछ पॉइंट आप देख लो कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। देखो क्या होता है, पहली चीज आपको प्रीलिम्स के लिए ये 110% पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
नाइन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका नोटिफिकेशन 1994 में आया, ठीक है। कुछ देखो, पहले ये जान लेते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, बेसिक चीज जान लेते हैं। मान लो यूपीएससी स्टूडेंट है कोई भी, वो एक फैक्ट्री चलाना चाहता है कपड़े से रिलेटेड। अब पहली चीज क्या होगी कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें दो लिस्ट बनाई जाएंगी कि ए और बी। तो इसमें क्या है, ए जो है उसका तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना ही होना है, और जो बी कंपनीज हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जिसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पहले इसमें देखा जाता है कि एनवायरनमेंट को किस तरह से इफेक्ट करेगी, पॉल्यूशन कैसे होगा, वाटर को किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और हमारी सॉइल के लिए किस तरह से नुकसान ये पहुंचा सकती है। तो इसमें ये चीज बताई गई। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें 4 स्टेप प्रोसेस होती है, ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना। ये यूपीएससी कभी भी लाइन वाइज़ पूछता है। पहली होती है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि भाई इस कंपनी को एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरत भी है या नहीं है? नहीं है तो इसे बी कैटेगरी में डाल दो, अगर है तो ए कैटेगरी में डाल दो। अब दूसरी चीज़ देखी जाती है स्कोपिंग। भाई कितना ये जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी, कहाँ तक ये पॉल्यूट की कर सकती है, ठीक है? उसके बाद देखा जाता है तीसरे नंबर पर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब इसका इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जाएगा कि सॉइल को कितना नुकसान पहुंचाएगी, हम इसके लिए क्या-क्या प्रोविजन कर सकते हैं। और चौथा स्टेप होता है पब्लिक कंसेंट, मतलब वहां की ग्राम सभा से पूछा जाएगा, म्युनिसिपल कमीशन से पूछा जाएगा, उसके मेंबर मिलकर ये चीजें देखेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किस एक्ट के अंदर आता है और इसके मेन प्रोविज़न क्या-क्या हैं, स्कोपिंग का क्या रोल है, पब्लिक कंसल्टेंट का क्या रोल है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। ये फ्रंट पेज का दूसरा आर्टिकल था। तीसरा आर्टिकल जो रिलेटेड है ब्रिक्स से रिलेटेड है। देखो ब्रिक्स का रिसेंटली अभी समिट हुआ ब्राज़ील में। तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई टेररिज्म पे वार होना चाहिए, टेररिज्म को जड़ से भगाया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप जान लो, वैसे हम बार-बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो। देखो ब्रिक्स का ओरिजिन जिम और नील ने 2006 में कॉन्सेप्ट दिया था, मगर इसका जो क्या बोलते हैं सेशन हुआ, जो फॉर्मल रूप से मिले वो 2009 में मिले, और इसका फर्स्ट सेशन रसिया में हुआ, ठीक है? आज के टाइम पर इसके अप्रॉक्स 9 मेंबर हैं, जिसमें इजिप्ट भी है, इथियोपिया भी है, ईरान भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है। इसको बनाया गया था कि ताकि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये फॉर्मेलिटी ना करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है पब्लिक को पहुंचाएं, ठीक है? अब अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं एफडीआई से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली क्या है, आरबीआई ने एक डेटा पब्लिश किया, उसमें कहा है कि एफडीआई में ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात क्या कही है कि नेट इनफ्लो मोर देन डबलिंग इन अप्रैल 2025 एज पर द आरबीआई डेटा। मतलब 2025 में जो है नेट इनफ्लो डबल हो चुका है, बहुत तेजी से हमारे यहाँ एफडीआई का इनफ्लो बढ़ रहा है, ठीक है? देखो एफडीआई, पहले ये देख लेते हैं एफडीआई होता क्या है। मैं आपको बेसिक चीज समझा देता हूँ एफडीआई के बारे में। एफडीआई और एफपीआई, देखो एफडीआई और एफपीआई में बेसिक चीज जान लो। ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, कोई कंपनी और कोई इंस्टीट्यूशन और कोई इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो क्या है, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने यहाँ से टेक्नोलॉजी को ला सकता है और एक कंपनी बना सकता है। जैसे मान लो कोई एफडीआई लाके टोयोटा की कंपनी खोलना चाहता है इंडिया में। अब उसने टोयोटा खोल ली, अब ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी भी लाएगा, स्किल भी लोगों को मिलेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। जबकि एफबीआई क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, डेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये कोई भी फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, ठीक है? अगर ये 10% से कम होता है तो इसे एफडीआई 10% से कम होता है तो इसे ऑब्वियस सी माना जाता है कि ये एफपीआई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका फ्लो बहुत फास्ट होता है। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आप कहोगे यार फ्लो फास्ट कैसे होता है, नए बच्चे को नहीं समझ में आएगा भाई। फास्ट कैसे होता है फ्लो? देखो मैंने कोई बॉन्ड लिया, मैं विदेशी पर्सन हूँ अमेरिका से, मैंने यहाँ पर टीवीएस में इन्वेस्ट किया। अब मैंने $10 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिए, एज्यूम कर लेते हैं सिचुएशन, $10 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अब ये जो डॉलर हमने इन्वेस्ट किए हैं,
तो मुझे क्या है रिसेंटली इंडिया में पता लग रहा है कोरोना आ गया, बहुत तेज़ी से क्राइसिस हो गया। अब क्या जो मैंने इन्वेस्ट किया है, जो बॉन्ड खरीदा है, मैं इंडिया में बेच दूँगा तुरंत की तुरंत और अपना पैसा जो मिलेगा वो लेके भाग जाऊँगा। जबकि क्या है एफडीआई में मैंने इन्वेस्ट किया, मान लो टोयोटा यहाँ पर स्टेबलाइज़ की। अब भाई जब टोयोटा तुमने फिज़िकल एसेट बनाया है तो एकदम तो नहीं बेच सकते, एकदम तो इन्वेस्टर का पैसा आप नहीं दे सकते, एकदम जो आपका मैन्युफैक्चरिंग फिज़िकल गुड्स है वो एकदम नहीं होता। तो इसलिए इसका जो इनफ्लो और आउटफ्लो है बहुत तेजी से होता है एफपीआई का, और एफडीआई का इनफ्लो आउटफ्लो बहुत स्लो होता है। अब हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। जहां पर कंपनी और इंडिविजुअल वन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में और स्टेबलाइज करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं उस कंपनी को अनदर कंट्री में, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, या तो हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, मान लो टीवीएस में 10% से ज्यादा, या फिर हमने कोई भी फिजिकल एसेट बना दी सच एज टोयोटा। ठीक है, इससे क्या होता है एक्सपर्टीज आती है, टेक्नोलॉजी आती है, स्किल आती है। मैंने आपको बता दिया भाई टेक्नोलॉजी कैसे आती है। जब टोयोटा बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लोग टेक्नोलॉजी सीखेंगे, स्किल इंप्रूवमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगली बात क्या बताई गई है, फॉरेन एंटिटी बिजनेस एसेट एंड अदर कंट्री, बस वही बात बताई गई है कि दूसरी कंट्री में हम इन्वेस्ट करते हैं। 10% से ज्यादा ओनरशिप होना चाहिए। इसमें ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट अप्रूवल दोनों की जरूरत होती है। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं गवर्नमेंट कहती है भाई इसमें 100% ऑटोमेटिक है, मतलब कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए, आप इन नॉर्म्स को फॉलो कर लो, डायरेक्ट विंडो होगी, आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मगर कुछ में क्या है गवर्नमेंट का अप्रूवल है, जैसे मान लो न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई साइट है। अब भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसमें तुम लिमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है, मगर उसके अलावा चाहिए तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। रसिया कहीं प्लांट बनाएगा नहीं बनाएगा ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्या है ये कैपिटल लाती है, टेक्नोलॉजी लाती है, एम्प्लॉयमेंट लाती है। मेजर सेक्टर एफडीआई के कौन से हैं हमारे यहाँ, सर्विसेज हैं, टेलीकॉम है, आईटीआई है और मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, अगली बात क्या बताई गई, डिफरेंसेस देख लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही डिफरेंसेस हैं, हम एक-एक करके देखेंगे क्या-क्या चीज़ है। देखो एफडीआई क्या करता है, फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर फॉरेन सेटअप करते हैं, फैक्ट्री सेट करते हैं, ऑफिस बनाते हैं और मेजर स्टेक बाय करते हैं इंडिया की कंपनी में। जैसे टोयोटा ने अपनी कार प्लांट लगाया कर्नाटका में। एफपीआई क्या करता है, भाई मुझे नहीं मतलब शेयर और बॉन्ड में मैं इन्वेस्ट कर दूँगा, मेजर इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, कंट्रोलिंग कंपनी पे कुछ नहीं होती है। जैसे यूएस में 10 लाख रुपए वर्थ की रिलायंस में हमने शेयर कर दिए, जब भैया शेयर गिरने लगेंगे मैं निकल जाऊंगा, मुझे आपसे मतलब नहीं है। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है, एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है, जॉब क्रिएट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। एफपीआई शॉर्ट टर्म होता है, क्विक होता है, क्विक ये वर्ड बहुत जरूरी याद रखना। क्विक मतलब इशारे में आते हैं, इशारे में चले जाते हैं। एफडीआई क्या होता है, सेफर होता है, क्योंकि यहाँ ये बहुत समय तक टिकता है, तो सेफ तो होगा ही भाई, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टोयोटा बना रही है तो सेफ तो होगा। ये रिस्क बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है अक्सर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। मैंने इतने साल पढ़ाई की है, मैंने इस चीज़ पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एफडीआई रेगुलेटेड किया जाता है डीपीआईआईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, जबकि एफपीआई सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 21। भाई मैंने आर्टिकल 21 कहीं बताया था आपको, कहीं भी नहीं बताया था। तो क्या ये सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। आर्टिकल 19 का मैंने जिक्र किया था, वन क्लॉज का और क्लॉज सब क्लॉज सी का। तो पहला गलत हो गया तो ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन बचे। इट एडेड द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 43 प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल सही। तो ये दोनों में बिल्कुल सही। इट इंसर्टेड पार्ट 9 बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच अप्लाई यूनिफॉर्मली ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आपको बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल भी तो सही नहीं है भाई, ये सी सही होगा। भाई यूनिफॉर्मली कहाँ इंप्लीमेंट होता है, मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट है तो कहीं स्टेट में कुछ अलग नॉर्म्स है, कहीं अलग नॉर्म है। सेंटर जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंडल कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप आंसर देख लो, आप पहला देख लो आर्टिकल 19
1 क्लॉज़ सी के अंदर आता है, आर्टिकल 43 बी डीपीएसपी के अंदर इंक्लूड किया गया, बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में क्या किया, पार्ट 9 बी के अंदर कुछ प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन कर दिया, पूरा ये स्ट्रक डाउन नहीं किया, कुछ प्रोविज़न, और जो मैंने आपको बताया कि स्टेट सब्जेक्ट है, सब कुछ आपको मैंने बताया शुरू में। अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ था 2022 में से, इसमें करेक्ट बताना है, कौन-सा करेक्ट है। पहला, स्टेबलाइज़मेंट ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी फॉर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सही है बिल्कुल। आप भैया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो आप एक इलेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से वर्किंग हो रही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं। दूसरा, मैंडेटरी पीरियड गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर होल्डर, बिल्कुल सही। आपको कोई प्रॉफिट हुआ, आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो आपको क्या है, जरूरत है गवर्नमेंट के पीरियड अप्रूवल की, पहले से अप्रूवल चाहिए। आप उन शेयर होल्डिंग में जो बेनिफिट हुआ है उसका अ, सदस्यों के बीच में वो बेनिफिट बँटना, बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ से अभी तक दूसरा सही है, तो ये बी कट गया, बी ओनली कटा। फॉर्मेशन पहला भी सही है, तो सी कट गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोऑपरेटिव ऑडिट ट्रिब्यूनल, बताओ ये होता है या नहीं होता? आपको बताना है। क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फंड फॉर सरप्लस प्रॉफिट ऑफ इन इस ये, ठीक है। तो इसमें जो आप देखेंगे ये गलत है। सेंट्रलाइज्ड कोऑपरेटिव ऑडिट ट्रिब्यूनल मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है। अगर कोई गलती होगी तो आंसर देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। देखो तीसरा गलत है, मैंने बिल्कुल भी कहीं नहीं पढ़ा है। क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फंड फॉर सरप्लस प्रॉफिट, ये बिल्कुल सही है। अब आंसर देख लो आप। पहला क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव में अमेंडमेंट हुआ और इलेक्शन अथॉरिटी की एक फॉर्म हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, रिडम्पशन ऑफ शेयर होल्डर। आप रिडम्पशन मतलब शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है उसको रिडीम करने के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, या फिर जो हो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मैंने स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं कहा, यही तो कंफ्यूजन बना रहता है, इसीलिए तो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं भाई। तीसरा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, नो सेंट्रलाइज्ड ऑडिट ट्रिब्यूनल, कोई सेंट्रलाइज्ड ऑडिट ट्रिब्यूनल नहीं है। चौथा सही है, रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एफडीआई और एफपीआई से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके डिफरेंसेस से रिलेटेड है। ईज़ी क्वेश्चन है, मगर ध्यान से करना पड़ेगा। आप देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एफडीआई इज़ शॉर्ट टर्म, भाई मैंने शॉर्ट टर्म बताया था। एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है। टोयोटा जब मैंने यहाँ बनाई है, फिजिकल एसेट बना दी, एकदम बेच के चला जाऊँगा, नहीं पॉसिबल है ना, तो ये गलत हो गया यहीं से। एफपीआई लॉन्ग टर्म, बिल्कुल गलत। एफडीआई प्रोवाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद मैनेजमेंट कंट्रोल, बिल्कुल सही है। एफपीआई डज़ नॉट, सही है। एफडीआई के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है और वो मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। एफपीआई में ऐसा कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें सही पूछा। एफपीआई लीड टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एफपीआई में मैंने कौन सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बता दिया, तो ये भी गलत हो गया। एफडीआई नॉट रेगुलेटेड बाय इंडियन अथॉरिटी, गलत है। एफडीआई रेगुलेट की जाती है किसके द्वारा, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सही से आप पढ़ लेना, टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के फॉलोइंग बेनिफिट आर टिपिकली एसोसिएटेड विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बट नॉट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या बेनिफिट होंगे किसी कंट्री को कि अगर वो एफडीआई आती है, जबकि ये बेनिफिट एफपीआई में देखने को नहीं मिलते हैं। ट्रांसफर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। एफडीआई जब आएगी तो टोयोटा जब कहीं पर, टोयोटा बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ, ताकि आपको रट जाए जो पहली बार सुन रहे हैं। टोयोटा कहीं आएगी तो फिजिकल एसेट बनाएगी, तो फिजिकल एडेस बनाएगी, तो इंडियंस के अंदर स्किल आएँगे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द होस्ट कंट्री, बिल्कुल ठीक है। क्विक इनफ्लो आउटफ्लो फंड, भाई क्विक इनफ्लो आउटफ्लो कभी सुना? तो तीसरा काट दो आपने, ये तो खत्म ही हो गया। चौथा, क्रिएशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा और चौथा हो गया, ठीक है। इसका आंसर चाहिए तब भी आप मुझे बताइए। आज का ये हमने बहुत खूबसूरत डिस्कशन किया। आपको सुनने में कोई दिक्कत हुई हो, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो, बस क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो सब जगह फैल सके, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, हर किसी को नहीं मिल पाता है। थैंक यू वेरी मच।